बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मिसबा कादरी और ये हमारी एकेडमिक वीडियो लेक्चर सीरीज़ का एक लेक्चर है जिसमें हम मैट्रिक फिजिक्स का चैप्टर 2 मेजरमेंट डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इस चैप्टर के आखिर में दी हुई एक्सरसाइज को भी कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक की फिजिक्स के चैप्टर 2 मेजरमेंट की और इस सेक्शन में हम कवर करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में एक तो हम बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की और उसके साथ साथ इस चैप्टर के आखिर में दिए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक है हमारा 2.4 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। Measuring instrument. To measure physical quantity, we need to choose a suitable instrument. Physical quantity may be a length, mass और टाइम। तो क्या मतलब हुआ, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए। वो इंस्ट्रूमेंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अगर हमें लेंथ मेजर करनी है, मास मेजर करना है या टाइम मेजर करना है तो वो क्या है, सबकी सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सो लेंथ के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मीटर स्टिक, वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज। इसके साथ साथ मास की क्या चाहिए, हमें फिजिकल बैलेंस चाहिए। यानी कि अगर किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है और वो मीटर या मीटर के करीब की चीज़ है या मीटर थोड़ी बड़ी चीज़ है, उसके लिए मीटर स्टिक जो है वो यूज़ की जाएगी। लेकिन अगर वो क्वांटिटी में बहुत छोटी यूनिट है, हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर में कोई चीज़ मेजर करने वाले हैं और उसके लिए हमें वर्नियर कैलिपर्स या माइक्रोमीटर चाहिए होगा। और फिजिकल बैलेंस से हम किसी चीज़ का मास मेजर करेंगे। और अगर हमें टाइम मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच यूज़ किया करेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स की। इट इज़ द प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर डिस्टेंस। मतलब ये हुआ कि वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बहुत छोटी लेंथ जो है वो मेजर कर सकते हैं। मीटर स्टिक ग्रेजुएटेड इन अ मिलीमीटर कैन बी मेजर अ डिस्टेंस अप टू 1 मिलीमीटर। मतलब मीटर स्टिक के ऊपर जो मार्किंग हुई हुई होती है वो 1 मिलीमीटर की हुई हुई है। तो मतलब ये हुआ कि हम मीटर स्टिक के जरिए मिनिमम डिस्टेंस जो मेजर कर सकते हैं वो कितना है, 1 मिलीमीटर। जबकि वर्नियर कैलिपर कैन मेजर अ डिस्टेंस अप टू 0.05 मिलीमीटर। तो क्या बात सामने आई, ये नजर आता है हमें वर्नियर कैलिपर में कि वर्नियर कैलिपर की मेजर करने की कैपेबिलिटी इंतहाई कम है और वो बहुत ही कम लेंथ के मेजर को डिस्टेंस कर सकता है। वो कितना है, 0.05 mm। वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं तो कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्टील बार विद वन साइड ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर नोन एज मेन स्केल। तो रेक्टेंगुलर स्टील बार होती है वर्नियर कैलिपर पे, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम मिलीमीटर्स में मेजर किया जाता है और हम उसको कहते हैं मेन स्केल। A small scale consists of 10 divisions known as vernier scale slides over the main scale। क्या है इसके अंदर, वर्नियर कैलिपर, जैसा कि पिक्चर में भी आपको नजर आ जाएगा थोड़ी देर बाद, कि वर्नियर कैलिपर के ऊपर मेन स्केल के साथ एक साइड बार होती है जो मूव कर सकती है, उसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। और उस पर 10 मार्किंग हुई हुई होती है, मतलब 10 डिवीजन में डिवाइड किया गया होता है। 20 डिवीजन वर्नियर स्केल ऑल्सो इन यूज। तो मतलब कुछ वर्नियर स्केल अवेलेबल है मार्केट के अंदर जिनमें डिवीजन 10 नहीं बल्कि और प्रिसाइज होती है, मतलब 20 डिवीजन के भी होते हैं। The instrument has two jaws called calipers. Internal jaws enables to measure the internal distance। क्या हुआ इसके अंदर, इसमें दो जॉज होते हैं, जबड़े जैसे होते हैं, और वो इंटरनल डिस्टेंस मेजर करने के काम आते हैं। मतलब आपके पास कोई कैप है, देखना है आपको कि उस कैप की का इंटरनल डिस्टेंस कितना है, राइट। तो कैसे मेजर करेंगे हम, वो उन जॉज की मदद से मेजर करेंगे। एक्सटर्नल जॉज एनेबल इट टू मेजर द एक्सटर्नल डिस्टेंस। बिल्कुल इसी अंदाज से अगर हमें किसी भी चीज़ की एक्सटर्नल लेंथ मेजर करनी है, फॉर एग्जांपल उसी कैप की इसकी मैंने एग्जांपल ली थी, तो कैप का अगर इंटरनल आपने डायामीटर मेजर करना है तो इंटरनल जॉ यूज़ करेंगे, और अगर आपने उसका एक्सटर्नल डायामीटर यूज़ करना है, मेजर करना है, तो फिर उसके लिए एक्सटर्नल जॉज यूज़ करेंगे। Thin flat rod attached to the back of the sliding scale enable it to measure the inner depth। इसी स्केल के अंदर जो डेप्थ नीचे निकल रही होती है, एक रॉड निकल रही होगी, उस रॉड की मदद से हम किसी चीज़ की इनर डेप्थ मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉटल है और आपको देखना है कि वो बॉटल छोटी बॉटल है जिसको मेजर करना है कि वो बॉटल जो है उसकी डेप्थ कितने मिलीमीटर है, तब आप वो इंटरनल जो इसका रॉड अटैच है उस रॉड की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि इंटरनल या इनर डेप्थ जो है वो कितनी है उस बोतल की।
यस, तो वर्नियर कैलिपर की आप पिक्चर लगी हुई है। वर्नियर कैलिपर को आप देख सकते हैं कि मेन स्केल है जो कि कंपैरेटिवली थिक है, उस थिक के ऊपर मार्किंग हुई हुई है मिलीमीटर में। बिल्कुल उसके ऊपर ही एक स्लाइडिंग स्केल है, जिसे क्या कहा था हमने, जिसको हमने वर्नियर स्केल कहा था। उसके साथ साथ इंटरनल जॉज और एक्सटर्नल जॉज अटैच हैं, और साथ साथ बिल्कुल राइट साइड पे डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है। तो डेप्थ मेजरिंग ब्लेड से हम किसी भी चीज़ की डेप्थ मेजर करते हैं। इंटरनल जॉज से किसी भी कैप का या किसी भी बॉडी का या किसी जो है वो शेप का हम इंटरनल डायामीटर में कर लेंगे या इंटरनल लेंथ मेजर करेंगे, और एक्सटर्नल जॉ से हम किसी भी चीज़ की एक्सटर्नल लेंथ मेजर करेंगे। तो ये है मेन वर्नियर कैलिपर हमारा। वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस दैट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। हर इंस्ट्रूमेंट की वो मिनिमम स्ट्रेंथ या वो मिनिमम क्वांटिटी जो उसकी मदद से मेजर की जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। और या वर्नियर के लिहाज से उसे वर्नियर कांस्टेंट कहेंगे। मतलब ये कि वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर कम से कम कितनी क्वांटिटी को मेजर कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम लीस्ट काउंट कहेंगे। सो वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट, 10 वर्नियर डिवीजन is equal to 9 main scale division is equal to 9 millimeter. So 1 vernier division is equal to 9 mm divided by 10 is equal to 0.9 mm. अब इसको हम पिक्चर की शक्ल में देखते हैं। हमारे पास ऊपर मेन स्केल रीडिंग है और उसके साथ नीचे जो है वो वर्नियर स्केल रीडिंग है। मेन स्केल में 1 से 2 के दरमियान 10 डिवीजन है, मतलब ये कि एक जो लेंथ है वो कितनी है, वर्नियर इंटरवल कितना है, 0.1 mm का है। इसका मतलब ये हुआ कि मेन स्केल पे जो मिनिमम मेजरमेंट कर सकते हैं वो कितनी है, 1 मिलीमीटर की है। बिल्कुल इसी अंदाज से अगर आप देखें, वर्नियर स्केल के ऊपर काउंटिंग हुई हुई है या मार्किंग हुई हुई है फ्रॉम 0 to 10, और वो कितना है, वो है हर स्केल बराबर है 0.9 mm के। तो मतलब ये हुआ कि जो वर्नियर स्केल लेंथ 10 mm इज इक्वल टू 9 mm इन 10 पीसीस है। तो मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया है, हमने 9 mm को 10 इक्विवेलेंट पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सो मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो क्या बात सामने आती है हमारे, 1 mm माइनस 0.9 mm इज इक्वल टू 0.1 mm। तो जनाब वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, वो है 0.1 mm। यानी कि जो वर्नियर कैलिपर मिनिमम डिफरेंस या मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम लेंथ मेजर कर सकता है वो बराबर है 0.1 मिलीमीटर के, राइट। और इसको इसी को अगर हम सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करेंगे तो बन जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो इससे बात वाज़ेह होती है कि वर्नियर कैलिपर की मदद से हम जो मिनिमम लेंथ मेजर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं वो बराबर है 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर के। द लीस्ट काउंट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। एक और मेथड भी है लीस्ट काउंट मेजर करने का, वो देखते हैं। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास जो मेन स्केल है वो बराबर है 1 मिलीमीटर के, और जो टोटल डिवीजन हुई हुई है वर्नियर स्केल पे वो बराबर है 10 के। सो 1 mm डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.1 mm विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। यानी कि हम जो लीस्ट काउंट हमने कैलकुलेट किया है, दूसरा मेथड उसका ये है, और रिजल्टेंट हमारे पास सेम आया। क्या रिजल्टेंट आया हमारे पास 0.1 mm। तो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का बराबर है 0.1 mm के। Zero error and its correction. On closing the jaws, if the zero of the main scale coincides with the zero of the vernier scale, then the instrument has no zero error and no correction is required. किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब
ऑन करते हैं या चेक करने से, मेजर करने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी कैलिब्रेशन चेक करते हैं। हम ये देखते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट एप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो नतीजे में हमें ये देखना पड़ता है, जब भी हम कोई वर्नियर कैलिबर यूज़ करेंगे कोई मेजरमेंट के लिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें किसी में कोई एरर तो नहीं है। आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के भी एरर हो सकते हैं, उसको हमने इंस्ट्रूमेंटल एरर पढ़ा था। तो बिल्कुल इसी अंदाज से हम ये इंस्ट्रूमेंट जो वर्नियर कैलिपर यहाँ यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने से पहले हम चेक करेंगे कि इसकी कैलिब्रेशन सही है या नहीं है, ये प्रॉपर है या नहीं है, या इसमें कोई एरर तो नहीं है। नतीजे में क्या किया जाता है, उनके दोनों जॉस को बिल्कुल टाइटली मिला दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद ये चेक करते हैं कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो पे कॉन्साइड कर रहा है, मतलब बिल्कुल एक लाइन में है, या कहीं वो उस स्केल के साथ लेफ्ट राइट तो नहीं जा रहा। तो अगर वो बिल्कुल कॉन्साइड हो रहे हैं, मतलब मेन स्केल की जीरो की लाइन वर्नियर स्केल की जीरो की लाइन के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही है, उसमें कोई एरर नहीं है, लिहाजा हमें किसी करेक्शन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑन क्लोजिंग द जॉ, if the zero of the vernier scale is on the right of the zero of the main scale, then the zero error will be पॉजिटिव। तो क्या बात सामने आई कि अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कॉन्साइड नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट पे आ रहा है, तो ये जो एरर कहलाएगा इंस्ट्रूमेंट का, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव एरर। मेजर्ड वैल्यू इज मोर देन द एक्चुअल वैल्यू। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, इस कंडीशन में ये हो रहा होगा कि जो हमने मेजरमेंट ली है वो असल वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा होगी। ये आपके सामने एक पिक्चर भी शो हो रही है, आप देखें पिक्चर में मेन स्केल के जीरो के साथ वर्नियर स्केल का जीरो कॉन्साइड नहीं हो रहा, बल्कि उसके राइट की तरफ है, मतलब टुवर्ड्स द वन है। तो इस कंडीशन में अगर ये एरर हमें शो कर रहा है वो इंस्ट्रूमेंट, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम पॉजिटिव एरर कहेंगे। और हम इसको मेजर करने के बाद डिफरेंस इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्व मेजर्ड वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट में ये एरर निकाल लेंगे कि क्या एरर है या नहीं है। अगर वो पॉजिटिव एरर है तो उसको नोट डाउन कर लेंगे, और रीडिंग नोट करने के बाद हम उस रीडिंग में से ये जीरो एरर माइनस कर लेंगे, तब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। यस, जीरो एरर एंड इट्स करेक्शन। पॉजिटिव जीरो एरर एग्जाम्पल, suppose fifth division of vernier scale coincides with one of the main scale division। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो वर्नियर स्केल की रीडिंग्स हैं, अगर जीरो जीरो के साथ कॉन्साइड नहीं हो रहा है मेन स्केल के, तब हमने ये देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी वाली रीडिंग मेन स्केल के साथ कॉन्साइड हो रही है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर वर्नियर स्केल का फिफ्थ डिवीजन, मतलब फिफ्थ बार या फिफ्थ मार्क जो है वो कॉन्साइड हो रहा है मेन स्केल की डिवीजन के साथ। जीरो एरर इज 0.05 सेंटीमीटर, बिकॉज हम ये बात जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर। तो क्योंकि फिफ्थ डिवीजन कॉन्साइड हो रहा है, लिहाजा जो एरर आ रहा है इस इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस के अंदर वो है 0.05 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 0.05 सेंटीमीटर। देन जीरो करेक्शन इज 0.05 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी रीडिंग हमारी आएगी उस एक्चुअल रिजल्ट मालूम करने के लिए हमें उसमें से 0.05 सेंटीमीटर माइनस करना पड़ेगा। एंड द जीरो करेक्शन इज नेगेटिव, मीन्स जो करेक्शन है वो क्या है, नेगेटिव है। एरर तो पॉजिटिव है, लेकिन रिजल्ट निकालने के लिए हमें उसमें से जो एरर आया है उसको निगेट करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। सो वर्नियर कैलिपर, जीरो एरर एंड इट्स करेक्शन। ऑन क्लोजिंग द जॉ, if the zero of the vernier scale is on the left of the zero of the main scale, then the zero error will be negative। क्या मतलब हुआ इसका, जब हम टेस्ट कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को और उन दोनों जॉस को हमने मिलाया है, तो हमने देखा कि जो मेन स्केल का जीरो है वो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कॉन्साइड नहीं हो रहा, बल्कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो इस तरीके का जो एरर होगा है उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नेगेटिव एरर कहेंगे। मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि अब इस कंडीशन में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर नेगेटिव जीरो एरर है, जिसमें नेगेटिव जीरो एरर है, उससे जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर करेंगे वो हमेशा हमें एक्चुअल रीडिंग के मुकाबले में लेस रीडिंग दिखाएगा। ये आपके सामने एक सी पिक्चर भी आ रही है। द डिफरेंस इज टू बी एडेड टू द ऑब्जर्व्ड मेजर्ड वैल्यू। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर के अंदर जो मेन स्केल का जीरो है और जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो कॉन्साइड नहीं हो रहे हैं। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल जीरो के लेफ्ट साइड पे आ रहा है।
सो नेगेटिव जीरो एरर की एग्जांपल देखते हैं। सपोज फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। क्या मतलब है इसका? वर्नियर स्केल का फोर्थ डिवीजन या फोर्थ मार्क जो है वो मेन स्केल के साथ कॉन्साइड हो रहा है। सो जीरो एरर विल बी 10 minus 4 multiply by 0.01 which is equal to 0.06 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों है? एक तो वो नेगेटिव एरर है, लिहाजा माइनस साइन बता रहा है कि नेगेटिव एरर है। फिर जो मेन स्केल के डिवीजन थे वो 10 थे, तो 10 में से हमने 4 माइनस कर दिया क्योंकि 4 डिवीजन जो है वो कॉन्साइड हो रहा था। और फिर उसके बाद उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, और लीस्ट काउंट क्या था हमारे पास? 0.01। तो जो इस पूरे का रिजल्ट आया वो आया -0.06 सेंटीमीटर। जीरो करेक्शन इज प्लस 0.06 सेंटीमीटर। क्या मतलब है इसका? कि जो भी मेजरमेंट हम ले रहे हैं उसमें जो करेक्शन करनी पड़ेगी वो किसी करनी पड़ेगी 0.06 सेंटीमीटर की। द जीरो एरर करेक्शन इज पॉजिटिव। तो क्या मतलब है इसका? कि जो एरर आ रहा है वो है नेगेटिव एरर, लेकिन जो करेक्शन करनी पड़ेगी वो पॉजिटिव करनी पड़ेगी। मतलब ये हुआ कि हमें अपनी हर रीडिंग में 0.06 ऐड करना पड़ेगा जब जब हम इस वाले जीरो एरर के वर्नियर कैलिपर से रीडिंग या मेजरमेंट करेंगे। सो टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्लेस बिटवीन टू जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर, distance between the zero of the main scale and the zero of the vernier scale is equal to the length of the object। क्या मतलब है इसका? जब भी हम कोई चीज़ मेजर करने जा रहे हैं और हमने उसको जॉज में रख के फिक्स कर लिया है, तो मेन स्केल के जीरो से लेकर वर्नियर के स्केल के जो जीरो के दरमियान जो भी गैप आ रहा होगा या डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को शायर करेगा। नोट द मेन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर द वर्नियर स्केल जीरो। क्या मतलब हुआ? कि वर्नियर स्केल के जीरो के साथ मेन स्केल का जो नंबर कॉन्साइड कर रहा है, और अगर कॉन्साइड नहीं कर रहा है तो उसकी जो लेफ्ट वाली रीडिंग होगी उसको हम मेन स्केल रीडिंग कंसीडर करेंगे। टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नोट द वर्नियर स्केल डिवीजन विच कॉन्साइड विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय द लीस्ट काउंट। क्या मतलब हुआ? अब हमने जहाँ पहले हमने ये देखा कि मेन स्केल के कौन से डिजिट के साथ वर्नियर स्केल का जीरो कॉन्साइड हो रहा होता, उसके बाद हमने ये देखना है, वो हमने रीडिंग नोट कर ली, एंड देन हमने ये देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन जो है वो कॉन्साइड हो रहा है मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ, और जो भी रीडिंग आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ। दिस विल गिव वर्नियर स्केल रीडिंग नोन एज fractional part। Add main scale reading and fractional part to get the length of the object। क्या मतलब हुआ? एक रीडिंग वो आई जो कि मेन स्केल से आई, सेकंड हमने क्या किया, जो हमारा वर्नियर स्केल था उसके जो पॉइंट कॉन्साइड हो रहा था मेन स्केल से वो नोट किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? लीस्ट काउंट के साथ। तो वो क्या बन गया? वो हमारा बन गया फ्रैक्शनल पार्ट या वर्नियर स्केल रीडिंग। और उसके बाद हमने मेन स्केल रीडिंग और फ्रैक्शनल पार्ट को आपस में ऐड कर दिया, तब हमारे पास लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इफ जीरो एरर एडजस्ट टू गेट द करेक्ट लेंथ, मतलब ये हुआ कि अगर कोई गैजेट में जीरो एरर नहीं है तो एग्जैक्टली यही एक्यूरेट रीडिंग है, बट अगर जीरो एरर है और वो भी कौन सा वाला है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हमें उसके लिहाज से अप्रोप्रिएटली क्या करना पड़ेगा? अगर नेगेटिव एरर है तो ऐड करना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव एरर है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नाउ अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की, और वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इट इज अ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर डिस्टेंस, यूज्ड फॉर मोर प्रिसाइज मेजरमेंट देन वर्नियर कैलिपर। तो मतलब ये हुआ कि माइक्रोमीटर हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत प्रिसाइज है मेजरमेंट करने के लिए, किसकी? डिस्टेंस की, और इसकी मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा प्रिसाइज होती है। यस, तो हम बात कर रहे हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की। इसकी पिक्चर आपके सामने, इसमें आप देखिए, इसमें स्पैंडल है जो कि बेसिकली एक मेटालिक फ्रेम के साथ है। ये वो मेजरिंग फेस है जहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको मेजर करना है वो प्लेस करते हैं। इसमें भी दो स्केल होते हैं, एक हमारा मेन स्केल होता है और एक हमारा सर्कुलर स्केल होता है। तो सर्कुलर स्केल जो है वो सर्कुलर मूवमेंट करता है किसके ऊपर? मेन स्केल के ऊपर, और फिर हम मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की मदद से जो है वो किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कर लेते हैं। सो पहली चीज है हमारे पास पिच ऑफ द स्क्रू, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स ऑफ द लीनियर स्क्रू।
तो क्या कहते हैं, जो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका कहते हैं, उसको हम कहते हैं पिच ऑफ द स्क्रू। Measured by the distance traveled by one circular scale on the main scale during one complete rotation। तो जो सर्कुलर स्केल है वो एक्चुअली मेन स्केल के ऊपर रोटेट कर रहा होता है, तो जो एक कंप्लीट उसकी रोटेशन है वो क्या है, वो है पिच ऑफ द स्क्रू। लीस्ट काउंट, एज यू नो दैट लीस्ट काउंट किसी भी गैजेट या इंस्ट्रूमेंट की वो मिनिमम स्ट्रेंथ या क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल सिंदा से, क्योंकि स्क्रू गेज भी एक मेजरिंग डिवाइस है, लिहाजा इसका भी लीस्ट काउंट होगा। और फार्मूला क्या है हमारे पास लीस्ट काउंट का, हेयर लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। If the pitch of the screw is 1 millimeter and the number of divisions on the circular scale is 100, then least count is equal to 1 millimeter divided by 100 is equal to 0.01 millimeter। तो क्या हुआ इसके अंदर, हमने कैलकुलेट किया कि इस वाले स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है, और हमने देखा कि उसमें जो पिच ऑफ द स्क्रू है वो 1 मिलीमीटर है, और जो सर्कुलर स्केल है वो 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया था। देन 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.01 millimeter। So in other term it's also equal to 0.001 सेंटीमीटर। तो मतलब ये होगा कि स्क्रू गेज की जो लीस्ट काउंट है वो मिलीमीटर में 0.01 है, और इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। जीरो एरर एंड करेक्शन, टर्न द स्क्रू टू ब्रिंग द स्टड्स इन कॉन्टैक्ट। If the zero mark of the circular scale coincides with the zero of the main scale, then there is no zero error। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी क्या होता है, जब हम दोनों स्टड्स को टाइट करते हैं और स्टड्स आगे कनेक्ट हो जाते हैं और मेन स्केल का जीरो एग्जैक्टली सर्कुलर स्केल के जीरो पे कॉन्साइड हो रहा हो, तो इट मीन्स कि इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। जीरो एरर एंड करेक्शन, turn the screw to bring the studs in contact. If the zero of the circular scale is below the zero of the main scale, the zero error is positive। क्या मतलब हुआ, जब हमने स्टड्स को कांटेक्ट किया, आपस में जोड़ दिया, तो हमने ये देखा कि मेन स्केल के जीरो के ऊपर सर्कुलर स्केल का जीरो कॉन्साइड नहीं हो रहा है, बल्कि वो क्या है, उससे नीचे है। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज पॉजिटिव जीरो एरर। इट हैज़ मेजर्ड मोर देन द एक्चुअल वैल्यू। क्या मतलब है इसका, कि वो इस सूरत हाल के अंदर जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं हमारी रीडिंग एक्स्ट्रा आएगी, या हम ज़्यादा क्वांटिटी मेजर करेंगे, जो असल मैग्नीट्यूड है उससे हम ज़्यादा मेजर कर लेंगे। नोट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल फ्रॉम जीरो विच कॉन्साइड्स विद द रेफरेंस लाइन। उसके बाद हमें ये देखना है कि सर्कुलर स्केल के जीरो तो कॉन्साइड नहीं हो रहा मेन स्केल के जीरो पे, बट जीरो से कौन सी वाली लाइन के साथ जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, कौन सा वाला डिवीजन सर्कुलर स्केल का कॉन्साइड कर रहा है रेफरेंस लाइन के साथ, किसकी, मेन स्केल की। मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय द लीस्ट काउंट। तो हमने ये देखा कि हाँ, जो नंबर सर्कुलर स्केल का कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, उस नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया लीस्ट काउंट के साथ। दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर। तो जो वैल्यू हमारे पास आई वो क्या है, वो उस स्क्रू गेज की पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ऑब्जर्व वैल्यू टू गेट द करेक्ट वैल्यू। तो हमने क्या बताया, देखा कि जो हमारे पास एरर है और वो एरर हमने मेजर कर लिया। कैसे एरर मेजर किया, हमने देख लिया कि कॉन्साइड नहीं कर रहा, देन हमने जो डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है उसको मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट के साथ, तो वो हमारे एरर आ गया। वो जो एरर आया उसको क्या करेंगे, हम उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारी जो रीडिंग होगी जो हमने मेजर की है उसमें से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रीडिंग एक्चुअल डेटा आ जाएगा या एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा। So turn the screw to bring the studs in contact. If the zero of the circular scale is above the zero of the main scale, the zero error is negative। इस केस में क्या है, इस केस में भी मेन स्केल का जीरो सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ कॉन्साइड नहीं कर रहा, बल्कि वो उससे आगे निकल गया है, वो उससे ऊपर चला गया है। तो इस कंडीशन में जो एरर कहलाएगा वो कहलाएगा नेगेटिव जीरो एरर।
इट हैज़ मेजर लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। तो इसका इससे में इस इंस्ट्रूमेंट में या इस एरर की वजह से फॉल्ट क्या आएगा, फॉल्ट ये आएगा कि हमारी जो रिकॉर्डेड वैल्यू होगी वो एक्चुअल वैल्यू से क्या होगी, कम होगी। Note the number of division on the circular scale from the zero which coincide with the reference line। तो फिर हमें ये देखना है कि अब इस कंडीशन में जब वो coincide नहीं कर रहा और कहाँ जा रहा है, वो उससे आगे निकल जा रहा है। कौन सा स्केल, सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से ऊपर जा रहा है। तब हमने ये देखना है कि सर्कुलर स्केल का कौन सा वाला डिवीजन मेन स्केल के साथ जो है वो रेफरेंस लाइन के साथ कनेक्ट कर रहा है। मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय द लीस्ट काउंट। तो जो भी नंबर डिवीजन उसके साथ जो है वो क्या कर रहा होगा, कॉन्साइड कर रहा होगा रेफरेंस लाइन के साथ, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ। देन दिस इज द नेगेटिव जीरो एरर। तो अब जो डाटा आया हमारे पास, जो नंबर नोट किया हमने, ये एरर है और कौन सी टाइप का एरर है, ये नेगेटिव जीरो एरर है। एड दिस एरर टू द ऑब्जर्व वैल्यू टू गेट द करेक्ट वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने अब जो वैल्यू मेजर किए, जो नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू आई है, उसको हम अपनी ऑब्जर्व वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तब कहीं जाके हमारे पास एक्चुअल रीडिंग आएगी। राइट, तो स्क्रू गेज के जीरो एरर की एग्जांपल ये पिक्चर्स के जरिए आपके सामने एक्सप्लेन की जा रही है। जब नॉन जीरो एरर है तो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल के जीरो आपस में कॉन्साइड कर रहे हैं। सेकंड पिक्चर में जो पॉजिटिव जीरो एरर है उसमें आप देखिए, उसमें जो मेन स्केल के जीरो के लिहाज से सर्कुलर स्केल का जीरो कॉन्साइड नहीं कर रहा बल्कि उससे आगे जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। इस कंडीशन में जो एरर होगा वो कराएगा पॉजिटिव जीरो एरर। थर्ड पिक्चर सी पिक्चर के अंदर हम देख रहे हैं कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। नतीजे में वो मेन स्केल के जीरो से ऊपर ही खत्म हो जा रही है उसकी मूवमेंट। नतीजे में हमने देखा कि ये जो एरर है कहलाएगा नेगेटिव जीरो एरर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में फिजिकल बैलेंस। सो फिजिकल बैलेंस कॉमनली यूज डिवाइस टू फाइंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी क्वांटिटी के मास को मेजर करने के लिए हम फिजिकल बैलेंस यूज करते हैं। Horizontal beam resting at the middle point on a center knife edge. Two similar pens are suspended on two more knife edges near each end of the beam. तो मतलब क्या हुआ कि फिजिकल बैलेंस के अंदर एक जो है वो सेंट्रल नाइफ एज होगी और उसके साथ दो सस्पेंडेड पेन होंगे और वो भी नाइफ एज के ऊपर अटैच होंगे। Long pointer which can swing on a scale is attached to the middle of the beam। तो उसी बीम के ऊपर जो मिडल ऑफ द बीम है वहां पे एक जो है वो क्या लगा हुआ होगा, लॉन्ग पॉइंटर लगा हुआ होगा जो कि कैपेबल है कि स्विंग करने का दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट पे, और वो बीम के बिल्कुल सेंटर में होगा। फिजिकल बैलेंस, इट इज लेवल्ड ऑन द टेबल बाय मींस ऑफ लेवलिंग स्क्रूज। जब भी हम कभी अब फिजिकल बैलेंस को प्लेस करते हैं किसी सरफेस के ऊपर, टेबल के ऊपर, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें स्क्रूज होते हैं, इसकी वजह से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। बीम इज सेट फ्री बाय रोटेटिंग द अरेस्टिंग नॉब एट द फ्रंट ऑफ द बैलेंस। तो मतलब ये हुआ कि इस बीम के ऊपर एक जो है वो रेस्टिंग नॉब भी होती है, इसकी मदद से हम बैलेंस को सेट कर सकते हैं। Two adjusting screws at each end of the beam to bring the pointer to the middle of the scale। दोनों तरफ क्या लगे हुए होते हैं, एडजस्टिंग स्क्रूज होते हैं, जिनकी मदद से हम पॉइंटर को मिडिल ऑफ द बीम में अलाइन कर सकते हैं या उसको सेट कर सकते हैं। राइट, ये आपके सामने फिजिकल बैलेंस की एक पिक्चर आ रही है। इसमें आप देख सकते हैं दो पेन हैं, सबसे नीचे सेंटर में अरेस्टिंग नॉब है, लेफ्ट और राइट बॉटम पे ट्रैवलिंग स्क्रू है कि जब भी किसी सरफेस पे इसको प्लेस किया जाएगा उसके बाद इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और नतीजे में हमारे पास जो है वो पॉइंटर है सेंटर में जो अलाइन करता है, जो शो करेगा कि ये बैलेंस रीडिंग जो है हमारे पास क्या, ये जो मेन स्केल है जो रीडिंग के लिए है वो हमारे पास यही पॉइंटर है जिससे हम रीडिंग को नोट कर सकेंगे। नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास स्टॉप वॉच, यूज्ड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ टाइम। Scales of minutes hand and second hand are both on a circular dial। क्या मतलब है इसके अंदर, हम देख सकते हैं कि स्टॉप वॉच में नॉर्मल वॉच की तरह मार्किंग हुई हुई है, बट हमारी नॉर्मल जो वॉल क्लॉक होती है उस पर जो मार्किंग हुई हुई है वो आवर्स और मिनट में होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मिनट्स और सेकंड्स में होती है।
To note the time, both hands of the stopwatch are set to 0 by pressing and releasing the knob on the top. तो जहाँ जो टॉप पे नॉब दी हुई है उसको प्रेस करके हम उसको इनिशिएट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं 0 के ऊपर। प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द नॉब अगेन स्टार्ट द वॉच, और जैसे ही हम उसको प्रेस करके रिलीज करते हैं फौरी तौर पे हमारी स्टॉप वॉच चलना शुरू हो जाती है। प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द नॉब वन मोर टाइम विल स्टॉप द वॉच, और जैसे ही हम एक दफ़ा फिर स्टॉप वॉच को रिलीज करेंगे, मतलब उसकी नॉब को प्रेस करके रिलीज कर देंगे, फौरी तौर पे स्टॉप वॉच वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। When the second hand complete one rotation of the 60 second, the minutes hand advance by 1 division। क्योंकि स्टॉप वॉच की मेजरमेंट या लीस्ट काउंट उसका किसमें होता है, सेकंड्स में होता है, लिहाजा जब एक 60 साइकिल का या 60 सेकंड का एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगा तो फिर वो मिनट की जो निडल होगी वो मूव करना शुरू हो जाएगी, और जो है वो उसका डिवीजन एक एडवांस हो जाएगा और सेकंड वाला अपनी नॉर्मल स्पीड से जो है वो रोटेट करता रहेगा। On stopping the watch, the new position of the hands give the measured time interval। तो मतलब ये होगा कि उस पॉइंटर्स की या उन हैंड्स की जो न्यू पोजीशंस होंगी वो बताएंगे कि कितने टाइम के लिए ये स्टॉप वॉच जो है वो रनिंग मोड में थी, या ये जो टाइम इंटरवल था वो कितना था। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज मेजरिंग सिलेंडर। ग्लास सिलेंडर विद अ स्केल ग्रेजुएटेड इन क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी और मिलीलीटर्स ml। हमारे पास जो ग्लास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है और ये लिक्विड को मेजर करने का काम आता है, तो यकीनी तौर पे इसकी जो मार्किंग हुई हुई होगी वो वॉल्यूम के यूनिट के हिसाब से होगी, और हम जानते हैं वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीलीटर होता है। यूज्ड टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ये एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज ऑब्टेन्ड थ्रू द लेवल ऑफ लिक्विड। हम इस ग्लास सिलेंडर में कोई भी लिक्विड जब डालेंगे और हम ये देखेंगे ग्लास स्लेब में उसकी हाइट कहाँ तक पहुँची, और जो ग्लास स्लेब पे मार्किंग हुई हुई है उस मार्किंग के लिहाज से हम मेजर कर सकते हैं कि लिक्विड का लेवल ग्लास स्लेब पे मार्क हुए हुए, सिलेंडर पे मार्क हुए हुए कौन से लेवल के साथ टच कर रहा है, तो वो ये बताएगा कि इस वक्त इस वॉल्यूम कितना है इस लिक्विड का। मेजरिंग सिलेंडर। To read the volume correctly, keep the eye in level with the bottom of the meniscus of the liquid surface। क्या मतलब हुआ इसका, जब भी हम सिलेंडर में वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं हम ये देखना पड़ेगा हमें कि जो उसका बॉटम है लेवल लिक्विड का वो कौन से वाले मार्क के साथ टच कर रहा है। सिलेंडर मस्ट बी ऑन द हॉरिजॉन्टल टिप, राइट। जैसा कि पिक्चर में जाहिर हो रहा है कि जब भी हम कभी लिक्विड को मेजर करने की कोशिश करते हैं किसी मेजरिंग सिलेंडर की मदद से तो एक कर्व सा बन जाता है, एक जो उसका बॉटम टॉप होता है लिक्विड का वो स्ट्रेट नहीं रहता बल्कि हल्का सा वो क्या होता है, कर्व में आता है, और कर्व में इस तरह आता है कि सेंटर उसका नीचे की तरफ होता है और एजिस उसकी बॉडी के साथ सिलेंडर टच होते हैं और वो थोड़ा सा अप साइड होते हैं। तो हम जब भी कभी लिक्विड मेजर करेंगे तो हमेशा हम लिक्विड की जो नीचे वाली सतह है, जो नीचे वाला लेवल है, वो जिस लाइन को टच कर रहा हो सिलेंडर की उसको बतौर रीडिंग मेजर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम हमेशा लाइन स्ट्रेट लाइन में मेजर करना है। हम लिक्विड की हाइट पे जाके सिलेंडर पे उसको रीडिंग को नोट करेंगे, ये नहीं कि अपने फेस को टॉप पे या बॉटम पे रख के हम जो है वो मेजरमेंट नोट करें। हमेशा मेजर करने का तरीका ये लिक्विड को कि लिक्विड की लाइन में आके मेजर करते हैं और उस लिक्विड का जो बॉटम है वो जिस भी मार्क पे कॉन्साइड कर रहा है मेजरिंग सिलेंडर के उस रीडिंग को नोट किया जाएगा। Error and accuracy. For the measurement of the physical quantities, various instruments are used. Measurements always have certain errors. An error is defined as a difference between the measured and the actual value. हम जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए उसमें चांस होता है कि एरर हो, और आमतौर पे छोटे मोटे एरर जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स में होते ही होते हैं। तो उन एरर्स को हम हमेशा क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं। उन एरर्स को हमेशा जो है वो एक्चुअल वैल्यू मालूम करने के लिए उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं अपनी मेजर्ड वैल्यू में से। तो एरर की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड द एक्चुअल वैल्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स: पर्सनल एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर, रैंडम एरर।
क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स में नंबर 1 है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर arises due to the tendency of a person to make a number of readings in favor of one particular reading। तो क्या हुआ इसके अंदर कि अगर एक शख्स बार बार रीडिंग नोट करता है किसी चीज़ की, तो चांस है कि वो रीडिंग गलत मेजर कर ले, बजाय इसके कि एक ही दफ़ा प्रॉपर रीडिंग मेजर करने के। arises ड्यू टू द एरर इन रीडिंग अ स्केल, तो हो सकता है कि रीडिंग जो स्केल रीडिंग की गई हो उसमें एरर हो। थर्ड इज ड्यू टू द फॉल्टी प्रोसीजर ऑफ द ऑब्जर्वर, इट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। तो जो प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है किसी चीज़ की मेजरमेंट का, अगर वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है तब भी चांस है कि पर्सनल एरर हो, रीडिंग हम गलत नोट कर सकें। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इट इज ड्यू टू द फॉल्ट इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हो सकता है जो गैजेट या टूल हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की एग्जांपल में बताया कि अगर वो अलाइन नहीं है, वो कैलिब्रेटेड नहीं है, तो चांस है कि एरर हो सके, और इस तरह के एरर को क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। दिस एरर इज कॉल्ड जीरो एरर। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे अभी देखा हमने कि जो हमने वर्नियर कैलिपर और जो है वो स्क्रू गेज की एग्जांपल की, उसमें यहाँ पर जो एरर आ रहा था वो क्या था? वो जीरो एरर का आता है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। Third type of error is random error, also called accidental error. Arises due to the experimental conditions which are beyond the control of person making measurement। मतलब ये वो एरर हो गए जो कि एक्सीडेंटली हो गए, हमने डेलिबरेटली नहीं किए, या इंस्ट्रूमेंट भी सही था, प्रोसीजर भी बिल्कुल सही था, लेकिन उसके बावजूद इन्वायरमेंट में कोई ऐसा चेंज हुआ कोई एक्सपेरिमेंट के दौरान कि हम वो मेजरमेंट प्रॉपर नहीं कर सके, और वो जो चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं था, मतलब कोई भी पर्सन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इस तरीके से भी कोई एरर जनरेट हो सकता है, और उस एरर को कहते हैं हम रैंडम एरर। एग्जाम्पल, चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी कि हम एक जो है वो सोलर पैनल को मेजर कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि किस टेम्परेचर के ऊपर या सन की मूवमेंट के ऊपर किस डिग्री पे सोलर पैनल कितने वोल्टेज जनरेट कराता है, और ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग मेजरमेंट, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट एकदम से क्लाउड्स आ जाते हैं और वो सोलर पैनल और सन के दरमियान आ जाएंगे। तो तौर पे सनलाइट डायरेक्टली जो है वो सोलर पैनल पे नहीं पड़ रही होगी, नतीजे में जो हमारी रीडिंग की मेजरमेंट थी वो क्या हो जाएगी? वो गलत हो जाएगी, और जो ये रीडिंग आई हमारे पास ये कराएगा रैंडम एरर। मे बी रिड्यूस इन लेबोरेटरी सेटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कोई चीज़ मेजर की जाएगी तो वहाँ जो एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे उसमें रैंडम एरर का चांस क्या है? काफ़ी कम हो जाता है। एक्यूरेसी, इट इज़ द ascertaining the measurement of the quantities involved to be as close to the factual value as possible. Experiment can be done accurately if error can be controlled। क्या मतलब ये हुआ कि एक्यूरेसी क्या है? जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम कोई गैजेट को मेजर कर रहे हैं, कोई रीडिंग मेजर कर रहे हैं, कोई क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, वो क्वांटिटी की मेजरमेंट किस हद तक एक्यूरेट आ रही है। अगर हम कंट्रोल इन्वायरमेंट में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास रीडिंग क्या हो जाएगी? काफ़ी हद तक एक्यूरेट आएगी और हमारे एरर्स कंट्रोल हो जाएंगे। वन शुड ट्राई टू रिड्यूस एरर्स एंड इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। हम नतीजे में ये हुआ कि जब भी हम मेजरमेंट करें हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक्यूरेसी के करीब करीब हों, हमारे पास एरर्स के चांसेस जो है वो मिनिमम होना चाहिए, रिड्यूस कर रहे हैं हम, नतीजे में हमारे एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आने का चांस बढ़ जाएगा। रिजल्ट विल बी मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल। मतलब ये हुआ कि अगर हमने इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर लिया तब क्या हो जाएगा? तब हमारे पास हम एक्यूरेट रिजल्ट लेके आ जाएंगे और वो रिलायबल होंगे। एक्यूरेसी, one way to reducing error, take large number of reading of the same measurement, then take their average। क्या मतलब हुआ कि अगर आपको चांस है कि हो सकता है हम किसी भी एरर की वजह से रीडिंग प्रॉपर ना नोट कर रहे हो, तो हम नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ा दें और फिर उनका एवरेज निकालेंगे, तो हम काफ़ी हद तक एक्यूरेट रीडिंग मेजर करेंगे। एग्जाम्पल करते हैं एक्यूरेसी की। सेट ऑफ नंबर्स 5.42, 6.18, 5.70, 6.01 and 6.32. Average or mean value is equal to
5.42 plus 6.18 plus 5.70 plus 6.01 plus 6.32 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 रीडिंग्स थी लिहाजा नंबर्स को हमने ऐड किया और 5 से डिवाइड किया। सो रिजल्ट इज 5.93। इसका मतलब ये हुआ कि जो रीडिंग आई है हमारी, इसका एवरेज वैल्यू कितना आया है, 5.93। 5.42 is the lowest and 6.32 is the highest number. Deviation between these extreme numbers is 0.90. Deviations of the individual numbers from the mean is less. इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो मेजरमेंट की है उसमें जो हमारा रिजल्ट आया है उसके लिहाज उसको हम चेक करें कि वो हाईएस्ट रीडिंग से कितना डेविएट कर रहा है और लोवेस्ट रीडिंग से कितना डेविएट कर रहा है। तो अगर वो डेविएशन मिनिमम है या लेस है तो इस बात को जाहिर करेगा कि हमारे जो रीडिंग आई थी वो काफ़ी हद तक सही आई थी। नाउ अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस। 2.2 है हमारे पास, fill in the blanks. Number 1 है in everyday life dash plays an important role. Answer is measurement. So in everyday life measurement play an important role. Second is Almighty Allah has created everything in this world with the dash. And answer is best estimation. Third is physical units that are derived from fundamental units are called dash. Answer is derived units. Fourth is kilogram is a unit of dash in dash system. And answer is mass and SI unit system. So kilogram is a unit of mass in SI system. Number fifth is if you wish to measure length with accuracy greater than 0.01 centimeter, you would use a dash. Answer is micrometer screw gauge. Sixth is the zero error of a measuring instrument can be dash or dash. And answer is positive or negative. Next is 2.3. Identify the correct answer. Number 1. 1 meter is equal to dash. Options are A 10 to the power 4 millimeter, option B 10 to the power 3 millimeter, option C 10 to the power 2 millimeter, and option D 10 to the power 6 millimeter. And correct answer is option B 10 to the power 3 millimeter. So 1 meter is equal to 10 to the power 3 millimeter. Second question is 10 to the power minus 9 second is also called option number 1 DC second, option number B millisecond, option number C microsecond, option number D nanosecond, and correct answer is D nanosecond. Number 3. The fundamental unit of length in SI system is dash. Option number A kilometer, option B meter, option C yard, and option D foot. And correct answer is B meter. Number 4. The standard meter is made up of dash and is placed at the International Bureau of Weights and Measures in Sevilla near Paris. Options are platinum and copper, iron and copper, iron and iridium, platinum and iridium. And correct answer is option D, platinum and iridium. Next 2.4 is pick out true and false. So number 1 is the fundamental unit of time in SI units is minute. And answer is false. Next, the SI unit of acceleration is meter per second per second. And the answer is true. Next, number 3 is 1 nanosecond is equal to 10 to the power minus 8 second. And answer is false. Number 4. Hundredth of a millimeter cannot be measured correctly with the micrometer screw gauge. Answer is true. Number 5. A physical balance is a device used for measuring weight. And answer is false.
The fundamental unit of length is SI unit is centimeter. Answer is false. Now next is problems. आइए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. So problem number 2.2. The mass of an electron is 9.11 10 to the power minus 31 kilogram. Convert it in gram, milligram and microgram. Data क्या गिवन है हमें? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राम, मिलीग्राम एंड माइक्रोग्राम फाइंड आउट करना है. सो कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम इन मिलीग्राम पार्ट 1 है हमारे पास. सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 ग्राम. सो 9.11 इंटू 10 टू पावर, so 9.11 into 10 to the power minus 31 kilogram is equal to 9.11 into 10 to the power minus 31 multiply by 10 to the power 3 ग्राम. क्यों? हम ये बात जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 10 to the power 3 ग्राम के. सो हम गिवन मास को जो कि 9.11 10 to the power minus 31 किलोग्राम था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 to the power 3 ग्राम से. 10 to the power minus 31 नेगेटिव है और 10 टू पावर 3 पॉजिटिव है और वी नो दैट जब बेसिस सेम हो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. सो 9.11 अपनी जगह पे रहेगा और 10 की पावर माइनस 31 में प्लस 3 ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 28 ग्राम. सो क्या जवाब आया हमारे पास? 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 28 ग्राम. Same conversion of kilogram in milligram, and we know that 1 kilogram is equal to 10 to the power 6 milligram. Then 9.11 into 10 to the power minus 31 kilogram multiplied by 10 to the power 6 milligram, and we know that 10 to the power 31 में प्लस का 6 ऐड कर देंगे और 9.11 अपनी जगह पे रहेगा. तो जब बेसिस सेम हो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती है. माइनस 31 प्लस 6 इज इक्वल टू minus 25. So 9.11 into 10 to the power minus 31 kilogram is equal to 9.11 into 10 to the power minus 25 milligram. Next, conversion of kilogram in microgram. और हम ये बात जानते हैं कि 1 किलोग्राम is equal to 10 to the power 9 माइक्रोग्राम. So हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन मास को जो किस में था? किलोग्राम में था. किसके साथ? 10 पावर 9 माइक्रोग्राम के साथ. तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा वापस? 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 माइक्रोग्राम. और हम जानते हैं 10 पावर माइनस 31 है और प्लस 9 है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 22. देन 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 22 माइक्रोग्राम. Question number 2.3. The radius of a hydrogen atom is 0.53 into 10 to the power minus 10 meter. Convert it in centimeter, millimeter and nanometer. So क्या given है हमें? Radius of hydrogen atom given है which is equal to 0.53 into 10 to the power minus 10 meter. Then radius of hydrogen atom in centimeter, millimeter and nanometer required. हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे. कन्वर्जन ऑफ मीटर इनटू सेंटीमीटर. और क्या रेशियो है इनका? क्या रिलेशन है आपस में? 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर. देन क्या किया जाएगा? 0.53 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर से. तो क्या हो जाएगा? बेसिस से में आपस में मल्टीप्लाई होंगी. 0.53 अपनी जगह पे रहेगा. 0.53 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 10 में प्लस 2 ऐड कर देंगे या माइनस 2 के साथ जो है वो 2 ऐड कर देंगे. तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0.53 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. सो 0.53 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. सेम कन्वर्जन ऑफ मीटर इंटू मिलीमीटर एंड वी नो दैट कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 मिलीमीटर. तब क्या करना पड़ेगा हमें गिवन डेटा के साथ 10 पावर 3 मिलीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और वो क्या था? 0.53 इंटू 10 पावर माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 और 10 की पावर
-3 और +3 को आपस में ऐड कर लेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.53 इंटू 10⁻⁻7 मिलीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ मीटर इनटू नैनोमीटर, एंड वी नो दैट रिलेशन क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर। देन हम क्या करेंगे, हम गिवन डेटा को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻9 से, देन 0.53 मल्टीप्लाई 10⁻−10 प्लस 9, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास 0.53 इंटू -1, -10 है और वहाँ पे +9 है, तो रिजल्टेंट जो है वो -1 बचेगा। सो 0.53 इंटू 10⁻−10 मीटर इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻−1 नैनोमीटर। Next question 2.4 is the time taken by an electron to complete one rotation about its nucleus is 0.5 into 10⁻−13 second. Convert it into minutes, hours and microsecond. So data क्या है हमारे पास, one rotation completed by an electron is equal to 0.5 into 10⁻−18 seconds. Then convert one rotation completed in seconds into minutes, hours and microseconds. क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन ऑफ अ सेकंड इनटू मिनट करना है हमने, 1 मिनट इज इक्वल टू, देन कन्वर्जन क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ सेकंड्स इनटू मिनट्स करना है हमने, एंड वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। देन हम क्या करेंगे, हम इस गिवन मिनट्स को 60 से डिवाइड कर देंगे। ये बात यहाँ समझने वाली है, जब भी कभी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं, मतलब क्या हुआ, मीटर जो है वो एक लार्ज यूनिट है और सेकंड एक स्मॉल यूनिट है, कभी हम लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाएंगे हमेशा डिवाइड करेंगे। सो गिवन डाटा क्या था हमारे पास 0.5 10⁻−18, इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हम लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो हम 60 सेकंड से डिवाइड कर देंगे 0.5 इंटू _18 को, तो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास 0.5 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18। हमने क्या किया, 0.5 को डिवाइड किया 60 से और 10⁻18 जो है वो एग्जैक्टली वैसे ही मौजूद है, 10⁻−18 एज इट इज मौजूद है। देन जब हम डिवाइड करेंगे 0.5 को 60 से, तो वहाँ पर जवाब आएगा 0.00833 इंटू 10⁻−18। देन रिजल्टेंट क्या आया हमारे पास, 0.00833 इंटू 10⁻18 मिनट्स। अच्छा, ये बात हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखे हुए होंगे उन सबको अलग अलग पढ़ना होता है, तो इसको हम हमेशा क्या पढ़ेंगे, 0.00833, हर डिजिट को इंडिविजुअल पढ़ा जाता है। अच्छा, अब आपको यहाँ याद करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर वाला लेक्चर, ताकि हम इस वैल्यू को सिग्निफिकेंट फिगर के अंदाज में साइंटिफिकली इसको एक्सप्रेस कर सकें। हम पॉइंट जहाँ लिखा हुआ है उसके बाद मजीद 2 डिजिट राइट पे हैं, एंड देन मतलब 2 0 राइट पे हैं और फिर एक डिजिट 8 आ रहा है जो कि सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम पॉइंट को अपनी पोजीशन से 3 डिजिट राइट मूव करेंगे, मतलब राइट पे जो एक 0 है वो शिफ्ट करेंगे, फिर सेकंड 0 है वो शिफ्ट करेंगे और फिर 8 है वो शिफ्ट करेंगे, और जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा 8.33। जब हमने पॉइंट को अपनी करंट लोकेशन से राइट पे 3 डिजिट शिफ्ट किया, जब भी हम पॉइंट को अपनी पोजीशन से राइट पे शिफ्ट करेंगे तब हम 10⁻- में ऐड करेंगे, क्योंकि हमने 3 डिजिट शिफ्ट किया है राइट पे, लिहाजा इसके साथ 10⁻³ ऐड कर देंगे, और फिर 10⁻−18 ऑलरेडी मौजूद था, देन -18 एंड -3 आपस में ऐड हो जाएंगे और रिजल्टेंट आएगा हमारे पास 8.33 इंटू 10⁻−21 मिनट्स। Next is conversion of seconds into hours, and we know that 1 hour is equal to 60 minutes into 60 seconds, so 1 hour is equal to 3600 seconds। हम क्या करेंगे, बस जानते हैं कि जब भी हम कभी लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट पे जाते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं। नाउ हमें गिवन है 0.5 इंटू 10⁻−18 सेकेंड्स, उसे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हमें आवर्स के अंदर। हमें पास जानते हैं कभी जब भी हम कभी लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट पे जाते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं, तो 1 आवर इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻−18 डिवाइडेड बाय 3600
आवर्स, तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास 0.5 डिवाइड बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -18 आवर्स, एंड देन रिजल्टेंट इज 0.0001389 इंटू 10 पावर -18 आवर्स। फिर हम रिकॉल करेंगे अपने सिग्निफिकेंट फिगर वाले लेक्चर को और पॉइंट को अपनी करंट पोजीशन से रीलोकेट करेंगे या डिस्प्लेस करेंगे राइट साइड के ऊपर। सो यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 000 देन 1389 है, और हम एक बार जानते हैं, रिकॉल करते हैं अपने सिग्निफिकेंट फिगर वाले लेक्चर को कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर में डाटा को लिखा जाता है। लिहाजा पॉइंट को यहाँ से रीलोकेट करेंगे या डिस्प्लेस करेंगे कहाँ पे, राइट साइड पे, और 30 के बाद जो फर्स्ट डिजिट इसका 1 है उस वहाँ पे हम प्लेस करेंगे। सो पॉइंट जब शिफ्ट करेंगे हम अपनी पोजीशन से 4 डिजिट राइट पे, देन 10 टू पावर -4 ऐड कर देंगे। क्यों, हमेशा जब भी हम पॉइंट को राइट पे लेके जाएंगे तो 10 पावर में माइनस में आएगा, और जब लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो 10 पावर प्लस में आएगा। तो यहाँ पे जब हमने पॉइंट को शिफ्ट किया 4 डिजिट राइट पे, तो ये बन जाएगा 1.389 इंटू 10 पावर -4, और ऑलरेडी 10 पावर -18 तो मौजूद था। सो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी और वो बन जाएगा 1.389 इंटू 10 पावर -22 R. So given data is 0.5 into the power -18 second is equal to 1.389 into 10 power -22 R. So 2.4 C is conversion of seconds into microsecond. And we know that 1 second is equal to 10 power 6 microsecond. Then क्या करेंगे हम जो गिवन डाटा है 0.5 इंटू 10 पावर -18 सेकेंड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पावर 6 माइक्रो सेकेंड से। तो क्या हो जाएगा, 10 पावर -18 में 6 ऐड कर देंगे, देन कन्वर्ट होकर ये मिल जाएगा हमें 0.5 इंटू 10 पावर -12 माइक्रो सेकेंड में। सो गिवन दैट 0.5 10 पावर -18 सेकेंड इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 पावर -12 माइक्रो सेकेंड। यस, तो इस वीडियो से मुताल्लिक आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा हमें यही बताइए कि मज़ीद कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको हमसे हेल्प रिक्वायर्ड है। आई होप कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और यही बताइए कि मज़ीद कौन कौन से टॉपिक आप हमसे पढ़ना चाहते हैं। हमारी वेबसाइट विजिट कीजिएगा, और इसके साथ साथ हमें ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पे जाइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।